अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। तीन बड़ों की मुलाकात के अंदर अहम ब्रेक थ्रू हो गया है और आसिफ अली जरदारी साहब का जो फार्मूला है वो तीनों यानी जो है मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तीनों ने उस फार्मूले को जो है वो कबूलियत बख्श दी है। इसका मतलब ये है कि जनाब लंदन हो या इस्लामाबाद, दोनों ही आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पेश करदा इस नए फार्मूले पर ऑन बोर्ड हो गए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब की बताया ये जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान कोई एक दो अहम मुलाकातें होनी हैं और ये मुलाकातें कुछ और जो पावर वो जो है हमारा जो पावर कॉरिडोर है उस पर बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखने वाली शख्सियात से हैं। और शायद इसीलिए पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का एक इजलास भी तलब कर लिया है और बिलावल भुट्टो साहब जो लाहौर में मुकीम थे उनको भी फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है ताकि इस मुशावरती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। इस सिचुएशन के अंदर सवाल है और यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये जो फार्मूला दिया है ये फार्मूला क्या है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो एक मरतबा फिर मर्द बहरान बनने का जो रोल है या जो फ्रीज़ा है वो सर अंजाम देने जा रहे हैं, तो क्या इस मरतबा उनका ये जो नया रोल है वो इस रोल में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। और इसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हुकूमती इत्तेहाद जो इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है वो इस दबाव से बाहर निकलने में कौन सी हिकमत अमली बनाएगा और क्या ये हिकमत अमली कारगर हो सकती है, क्योंकि इन्हीं दोनों सवालात के इर्द गिर्द ही ये सारी की सारी कहानी घूम रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ जाने वाले फैसले के बाद कि जनाब इलेक्शंस होंगे और 90 दिन के अंदर होंगे, या अगर आपको 90 दिन से बाहर जाना पड़ेगा तो बहुत ही स्लाइटली आप जो है वो कम अज़ कम मुद्दत तक आप इंतखाबात को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर सिचुएशन ये है कि अगर हुकूमत ने इंतखाबात को आगे बढ़ाना है यानी अक्टूबर तक लेके जाना है, जिसका इजहार गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब की तरफ से आया है कि जनाब इलेक्शन होंगे तो अक्टूबर में ही होंगे, तो क्या ये सूरत हाल मौजूदा हालात में काबिल कबूल हो सकती है और वो कौन से तरीक़ाकार हो सकते हैं जिनके ज़रिए इंतखाबात को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस मामले के लिए मंजूरी यानी इंतखाबात को आगे बढ़ाने का जो इख्तियार है वो इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने पास रख लिया है। अब अगर इंतखाबात को 30 अप्रैल यानी ख़ास तौर पर पंजाब में 30 अप्रैल से आगे लेके जाना है तो उसके लिए कुछ ऐसे ठोस जवाज़ मौजूद होने चाहिए जो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर सके और वहाँ से जो है वो अपने लिए गुंजाइश हासिल कर सके। और मौजूदा हालात में ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि मरीम नवाज साहबा ने कल गुजरांवाला के जलसे में जो ट्रक हाथ में पकड़कर जो तकरीर कर दी थी और फिर उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया था कि इस ट्रक के चारों पहियों को हम पंक्चर करेंगे, तो इसके बाद तो इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी तरह की कोई गुंजाइश हासिल होगी। तो फिर रास्ता क्या है? अब बताया ये जा रहा है, मुझे पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर तरीन जो लोग हैं उनका ये मानना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ अहम शख्सियात के साथ रब्ता करेंगे। ये रब्ता जो है वो बाहमी एतमाद के लोगों के ज़रिए भी हो सकता है और बराह रास्त मुलाकात के ज़रिए भी हो सकता है। और इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपना जो फार्मूला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने रखा है वो फार्मूला उन शख्सियात के सामने भी रखा जाएगा। और अगर उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के इस फार्मूले को तस्लीम कर लिया जिस तरीके से बाकी तीन पॉलिटिकल लीडर्स ने तस्लीम किया है, तो फिर पीपल्स पार्टी ज़्यादा जो है वो जिसे हम कह सकते हैं मुतहर्रक अंदाज में सामने आएगी। और जो उसके लिए जो तजवीज़ है वो ये है कि जनाब अभी रिसेंटली जिन अरकान असम्बली यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर, अली नवाज अवान समेत जिन अरकान असम्बली की जो इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन स्पीकर साहब ने जारी किया था उनको मुअत्तल किया गया है, उनको दोबारा पार्लियामेंट में आने का मौका दिया जाएगा। उनकी पार्लियामेंट में वापसी पे कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। असद उमर साहब अगर नेशनल असम्बली में आना चाहेंगे, अली नवाज अवान साहब जो है वो आना चाहेंगे तो उनको रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उनको पार्लियामेंट में लाकर उनको इंगेज किया जाएगा और पार्लियामेंट में मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद की जो अहम तरीन और सियासी सूझबूझ रखने वाली शख्सियात हैं वो असद उमर साहब को इंगेज करेंगी और असद उमर साहब को इंगेज करते हुए इंतखाबात में कुछ लोग कुछ दो के असूल के तहत कुछ आगे बढ़ने की तजवीज़ है। और असद उमर साहब को ये बात बावर कराई जाएगी कि जनाब इस वक्त सिचुएशन नहीं है कि जहाँ पर हम जो है वो 3-4 मराहल के अंदर इंतखाबात कराएं, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अभी तक तारीख नहीं आई और उन्होंने इंटरव्यू दिया है
उसके जो हाईलाइट्स सामने आ रहे हैं उसके अंदर भी ये बात वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस की तारीख मैं तो नहीं दूंगा। उनकी बात का यही मफहूम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 30 अप्रैल को होंगे पंजाब के इलेक्शंस, उसके बाद पता नहीं कब होंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस, और उसके बाद होंगे नेशनल असम्बली सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि पूरा साल ये वाला इंतखाबात चलते रहेंगे। जब इंतखाबात चलते रहेंगे तो फिर सियासी इस्तेहकाम आने का इम्कान नहीं है, और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम आने का इम्कान नहीं है। तो फिर सूरत हाल क्या बनती है? तो उसके लिए जो सूरत हाल है या तो ये है कि इमरान खान साहब को इस बात पर कायल किया जाए कि जनाब एक दफ़ा ही इंतखाबात करा लिए जाएं और हम सब सियासी जमातें मिलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती हैं और जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करती हैं कि जनाब आप हमें इंतखाबात अप्रैल की बजाय जून में दे दें, जुलाई में दे दें, अगस्त में कराने की इजाज़त दे दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऑन बोर्ड रखा जाए, और उसके लिए जो रोल है वो दो तरफा चलेगा। मसलन सियासी जो शख्सियात हैं उनके ज़रिए भी रब्ता किया जाएगा, और कुछ जो दीगर इदारों में मौजूद है यानी इस पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ज़रिए भी ये जो किरदार है वो अदा करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे ये बताया गया है कि इस हवाले से कुछ पेशरफ्त भी होने का इम्कान है। दूसरी जानिब जो सदर का ऑफिस है उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, और मौजूदा हालात में जो कल का इजलास था उसके अंदर तो ये बात ऑलमोस्ट तय कर ली गई है कि जनाब जो बाज़ाब्ता हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ है, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो वक्त मांगा है वो वक्त पूरा होने के बाद यानी उनके राब्ते होने के बाद जो उनकी तरफ से रिपोर्ट आएगी या उनकी तरफ से जो जवाब आएगा उसकी रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद बाज़ाब्ता तौर पर अपना मौक़िफ़ देगा कि वो इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं या इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं तो फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा में अलग हों और पंजाब में अलग हों, और उसके लिए इमरान खान साहब को ऑप्शन दिया जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने उस ऑप्शन को तस्लीम कर लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं तस्लीम किया तो फिर उसके बाद जो भी अदालती या सियासी लड़ाई होगी वो भरपूर तरीके से लड़ी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस इजलास में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जनाब ये जो 3 बड़ों की मुलाकात थी आसिफ अली ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की, इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ़ौरी तौर पर यानी अप्रैल में इंतखाबात में जाने का जो फ़ैसला आया था उसको जो है उसके ऊपर उन्होंने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का ना सिर्फ इजहार किया था बल्कि उनका ये मानना था कि इस वक्त माशी बहरान है जो सियासी बहरान को ट्रिगर कर रहा है, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब भी इसी सियासी बहरान में इजाफा करते जा रहे हैं। तो ये जो मिली भगत है, ये जो गठजोड़ है, हमें सबसे पहले इसको बेनकाब करना चाहिए और नवाज शरीफ साहब के साथ इस हवाले से रब्ता किया जाए, जिस पर मौके पर ही दस्ती ही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता किया गया, और नवाज शरीफ साहब ने वर्चुअली इस इजलास में शिरकत भी की और उन्होंने अपनी राय से आगाह किया। और उस राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब का ये मानना था कि कोई भी जो फैसला है वो किसी दबाव के तहत नहीं लिया जाना चाहिए। आपको अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, अपनी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स है, इसके ऊपर किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर तमाम इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफिक हों कि हमें इंतखाबात में जाना चाहिए तब आप इंतखाबात में चले जाएं, लेकिन ये तासुर किसी तौर पर नहीं मिलना चाहिए कि जनाब हम इमरान खान के प्रेशर के सामने झुक गए हैं या हम अब इमरान खान का प्रेशर हम पर इतना ज़्यादा आ गया है कि वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हो गया है। और इसका जो थोड़ा सा जो सबूत है वो हमें इस हवाले से भी मिलता है कि इमरान खान साहब की तरफ से जो थोड़ी सी लचक है, अगर मैं ये कहूँ कि वो दिखाई गई है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि कल लाहौर में जब इमरान खान साहब ने जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की थी तो उसमें उनका ये कहना था, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर एक ही मरतबा आम इंतखाबात हो जाएं तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा और इससे पैसे की बचत भी होगी, और ये जो एक बना हुआ है एक पॉलिटिकल क्राइसिस वो भी एकदम से ख़त्म होगा। अदरवाइज़ ये जो झटके हैं ये हमारी मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ उन्होंने
جب یہ اشارہ دیا تو اس کے بعد اسی اشارے کی بیس کے اوپر حکمران اتحاد اب اپنی اگلی اسٹریٹجی بنانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ایک مرتبہ ہونے چاہیے تو پھر کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے مطابق ہی اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی عمران خان صاحب اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں فوری طور پر انتخابات کرانے کے مطالبے سے پیچھے ہٹیں، ہمیں بجٹ تک یہ جو اکنامک ریوائیول ہے اس کا موقع ملنا چاہیے۔ جون کے اندر بجٹ پیش ہوگا، جولائی کے اندر بجٹ منظور ہوگا، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتخابات کب کرائے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی جولائی سے پہلے انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے حکمران اتحاد یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم جولائی میں بجٹ ایک پرو پبلک بجٹ دیں، بجٹ کی منظوری ہو جائے، جولائی کے اندر وہ جو ہے اسمبلیاں تحلیل ہوں، تو اس کے بعد جو 60 دن کا ٹائم بنتا ہے یعنی اگست گزر جائے گا اور مڈ آف سپٹمبر میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ کچھ اس طرح کا حکمران اتحاد کی طرف سے کوئی پلان بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمران اتحاد کی اپنی حکمت عملی کے تحت اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جو حکمران اتحاد ہے، یہ والا جو الیکشن ہے، یعنی یہ جو اس سال ہونے والا الیکشن ہے، یہ الیکشنز حکمران اتحاد الگ الگ نہیں لڑے گا، یہ مل کے الیکشن لڑا جائے گا، اور موجودہ سینیریو کے اندر جس سیٹ پر جس پارٹی کا امیدوار جیتا ہوا ہے اسی پارٹی کے امیدوار کو فوقیت دی جائے گی، اور تمام جماعتیں مل کر اس امیدوار کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ اب اگر یہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یقینی طور پر عمران خان صاحب جو ہے ون ورسز آل جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق وہ اپنی گیم میں آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو حالات ہیں ان کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اس وقت حکمران اتحاد پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو سیٹلمنٹ وایا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر بھی سوچ رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ سپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ پرویز اشرف صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہمیشہ سے ہی پارٹی لائن یا آصف علی زرداری صاحب کی لائن کو ٹو کرتے ہیں اور انہیں کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جناب ملک کو عدم استحکام سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اپنی اپنی ضد سے یا اپنے اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، اور جو انتخابات ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی دن ہونے چاہیے، اور اس کے لیے کوئی فارمولہ مل بیٹھ کر تلاش کر لیا جائے۔ یعنی یہ وہی فارمولہ یا اسی فارمولے کا ایک کمپوننٹ ہے جس کا اظہار آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کل جو 3 بڑوں کا اجلاس تھا اس کے اندر دیا گیا، اور پیپلز پارٹی نے جو لائن ان کو ملی ہے اس لائن کے مطابق اب انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس سیاسی اتفاق رائے کو قائم کرنے میں لیڈ لے گی، اور جو باقی جماعتیں ہیں حکمران اتحاد کی وہ آصف علی زرداری صاحب کے اس فارمولے کو نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ ایک جو یکجہتی کا ماحول بنانے والا ہے یا ایک سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو آفیشیل کوششیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہی پلیٹ فارم سے کی جائیں گی، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا کسی ادر پارٹی کو سامنے آنا پڑے گا، اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے لیڈ لے سکتی ہے، اور کچھ اور جو قوتیں ہیں وہ اس کے اندر کچھ کردار ادا کر سکتی ہیں اگر آصف علی زرداری صاحب کی اگلے 24 گھنٹے کے دوران جو رابطے اور ملاقاتیں ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا آنے والے جو کچھ دن اور ٹائم ہیں وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ جو سیاسی سفر ہے اب کس منزل کی طرف گامزن ہوگا، کیا انتخابات ایک ساتھ ہوں گے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات اگر ہوں گے تو وہ پورے ملک میں ہوں گے، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے اور نیشنل اسمبلی کے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبائی اسمبلیوں کے الگ ہوں اور نیشنل اسمبلی اور باقی 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز وہ ہیں وہ الگ ہوں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔